नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुगल काल की चित्रकला और जिसके अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं मुगल शैली के चित्रों की विशेषताओं के बारे में। तो आइए देख लेते हैं मुगल काल की चित्रकला के अंतर्गत मुगल शैली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को विस्तार से। मुगल शैली के चित्रों की विशेषताएं। मुगल चित्रकला भारत में ही नहीं बल्कि एशिया की कला में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जिस प्रकार मुगल साम्राज्य भव्यता, ऐश्वर्य एवं वैभव के साथ उदित हुआ, उसी प्रकार मुगल चित्रों की भव्य विशेषताओं ने भारतीय कला शैली में अपना पृथक महत्व बनाया। यूं तो फारस की चित्रकला में लघु चित्रण और पोथी चित्रण का बाहुल्य था, किंतु चित्रकला में धर्म निषिद्ध होने के कारण वह कभी भी धर्म के क्षेत्र में पदार्पण ना कर सकी। 16वीं शताब्दी में फारस की चित्रकला मुगल सम्राटों के संरक्षण में भारतीय कला की विशेषताओं को ग्रहण कर गई और उसमें अनेक नवीन विशेषताओं का प्रस्फुटन हुआ जो आगे इस प्रकार से है। तो इसकी जो सबसे पहली विशेषता है वो है रंग। मुगल शैली के रंगों में एक विशेष प्रकार की दीप्ति थी और ये जो रंग है वो 3 प्रकार के रंग मुख्य माने जाते हैं। यानी कि उस समय जो रंग है वो 3 तरह के यूज किए जाते थे, जिसमें से सबसे पहला है वनस्पति रंग। वनस्पति रंग वे रंग होते हैं जो कि हमें वनस्पति से प्राप्त किए जाते थे, जैसे कि काला काजल से, और इसको बनाया जाता था सरसों के तेल से भरे दीपक में कपूर जलाकर इसको तैयार किया जाता था। उसके बाद आता है महावर, और जिसको लाख से तैयार किया जाता था। उसके बाद नीला, और नीला को जो है वो नील के पौधे के रस से तैयार किया जाता था। फिर है पीला। पीला रंग जो है नकली पेवड़ी या फूलों के रस से भी बनाया जाता है। तो ये है आपके वनस्पति कलर। और उसके बाद जो दूसरा है वो होते थे रासायनिक रंग। रासायनिक रंग यानी कि वे रंग जिनको रासायनिक क्रिया द्वारा तैयार किया जाते थे, जैसे सफेद रंग। सफेद का सगार जस्ते को फूक कर बनाना यानी कि उसको तैयार किया जाता था। उसके बाद लाल सिंदूरी, और जिसको पारे की भस्म से तैयार किया जाता था। उसके बाद हिंगुल। हिंगुल हिंगुल को सगरफ रंग है और पीला पेवड़ी से ही प्राप्त किया जाता था। और नेक्स्ट जो है वो है खनिज रंग। तो खनिज रंग वे रंग होते हैं जो कि खनिजों से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे लाल हिरोंजी एवं गेरू, नीला लेप्सी लाजुली, पीला चमकदार हरताल, पीला गंदा रामरज, हल्का पीला मटमैला एवं मुल्तानी मिट्टी आदि से ये रंग प्राप्त किए जाते थे। और उसके बाद सफ़ेद रंग जो है वो खड़िया से, हरा जंगाल सब्ज रंग यानी कि टेरावर्ट रंग जिसको हम बोलते हैं, और इसी के साथ साथ सोने एवं चांदी की हिलकारी बनाकर उसकी हल्की एवं गहरी तानों का प्रयोग करके उसको प्राप्त किया जाता था। तो इस तरह से उस समय के रंग यानी कि मुगल शैली के रंग जो है वो 3 प्रकार के रंगों का उसमें यूज किया जाता है, जिसमें पहला है वनस्पति, दूसरा रासायनिक और तीसरा है खनिज रंगों का उसमें प्रयोग किया जाता है। इसकी नेक्स्ट विशेषता, इसकी दूसरी विशेषता की तरफ आगे बढ़ते हैं, वो है छाया एवं परदाज। चित्रों में सादृश्य, यथार्थता एवं उभार गोलाई दिखाने के लिए छाया प्रकाश के सिद्धांत का पालन हुआ है। प्राय यह छाया आकृतियों में बगलों, चेहरों, कान, जबड़ों एवं आंख के पास लगाई जाती थी। इस छाया को महीन तुलिका यानी कि ब्रश से काली स्याही या काले मिश्रित उपयुक्त रंगों को पास पास यानी कि बारीक बारीक यानी कि महीन तथा छोटी रेखाओं को खींचकर खत परदाज जिसको हम बोलते हैं, खींचकर या उसको पास पास बिंदु लगाकर दाना परदाज के द्वारा भी बनाया जाता था। कहने का मतलब ये है कि जो उस समय आकृति बनाई जाती थी और अगर उसमें जो है छाया हमें दिखानी होती थी, तो या तो उसमें जो है उसके चेहरे, कान, जबड़े के आसपास, या तो फिर उसकी जो है गहरी लाइनें लगाते थे और जिसको खत परदाज के नाम से भी जानते थे। और कहीं कहीं जो है वो बिंदु लगा के उसमें छाया का प्रभाव दिखाते थे और जिसको दाना परदाज के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो नेक्स्ट विशेषता है और वो है आपके हाशिए। चित्रों में हाशिए मुगल शैली की प्रमुख विशेषता रही है और ऐसा माना जाता है कि हाशिए की जो शुरुआत है वो मुगल शैली से ही हुई है। और इसके लिए उस समय के जो है वो कुशल कलाकार नियुक्त किए जाते थे, यानी कि हाशियों के लिए विशेष तौर पे
कलाकार होते थे। चित्रों के चारों ओर से अलंकृत डिजाइन, फूल पत्तियों, बेल बूटों, मानवा आकृतियां एवं आखेट आखेट मतलब शिकार आदि के डिजाइनों का भी प्रयोग किया जाता था। प्राय हाशियों पर सोने या चांदी की तबक को छिटक दिया जाता था, फिर उन्हें स्पाट 2 या 3 रंगों में छोटे छोटे खतों में विभाजित किया जाता था। तो ये थे हाशिए, और इसकी जो नेक्स्ट विशेषता है वो है परिप्रेक्ष्य एवं स्थितिजन्य लघुता। मुगल शैली के चित्रों को देखने से यह स्पष्ट ज्ञान होता है कि चित्रकार को दार्शनिक परिप्रेक्ष्य का पूर्ण ज्ञान था। कहीं कहीं आलेखन का प्रभाव ना टूट जाए या आलेखन का प्रभाव समाप्त ना हो जाए, तो इसी कारण से उसमें अलंकरण और आलेखन को परिप्रेक्ष्य की तुलना में ज़्यादा महत्व दिया जाता था। नेक्स्ट विशेषता है एक चश्म चेहरे, यानी कि मुगल शैली के जो भी चित्र रहे हैं उसमें अधिक से अधिक जो है एक चश्म चेहरे का प्रयोग किया जाता है, यानी कि मुगल शैली में सर्वाधिक एक चश्म चेहरे एवं एक चश्म मुद्रा का अंकन हुआ है। किंतु कहीं कहीं अकबर कालीन कला में 1.25 चश्म का भी प्रयोग हमें देखने को मिला है, परंतु मुगल काल में एक ही चश्म चेहरे का चित्रण जो है अधिक हुआ है। साथ ही मुगल शैली में हमें चेहरे के पीछे सुनहरी आभा मंडल भी देखने को मिला है, यानी कि इसकी शुरुआत भी मुगल शैली से ही मान सकते हैं। तो इस तरह से जो एक चश्म चेहरा मतलब कि एक आंख ही हमें व्यक्ति चित्रण में देखने को मिली है, तो इसका भी उपयोग जो है या इसका भी प्रयोग जो है हमें मुगल शैली में अधिक देखने को मिला है, और ये एक इसकी कला विशेषता है। नेक्स्ट विशेषता पे आगे बढ़ती हैं, तो वो है कोमल एवं बारीक रेखांकन। तो मुगल शैली में जो महीन एवं नुकीली तुलिकाओं से पतली पतली रेखाएं खींची जाती थी, और रेखाओं में गोलाई, बल, गति और सजीवता लाने के लिए मुगल चित्रों में निखार दिखाई हमें देता है। तो उस समय के जो भी चित्रण होता है वो बिल्कुल जो है बारीक बारीक लाइनों से किया गया है, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होती थी, बहुत ही कोमल होती थी। तो इससे जो है हमें जो उस समय का जो भी जो पेंटिंग होती थी, जो भी चित्रण होता था, वो बहुत ही सजीवता लिए हमें देखने को मिला है, या उसमें बहुत ही सजीवता हमें देखने को मिलती है। तो इसकी नेक्स्ट विशेषता पे आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट विशेषता है पशु पक्षी चित्रण। मुगल शैली में पशु पक्षियों का अंकन अत्यधिक सजीवता से किया गया है। मुगल बादशाह को पशु पक्षियों की लड़ाइयाँ देखने या बाज पक्षी पालने का शौक था, और बाज को बादशाह अपनी कलाई पर पट्टा बांधकर बिठा दिया करते थे। और इस प्रकार से इसके अलावा गेंडा, घोड़े, मेढ़ा, शेर, ऊंट, मृग, बकरे, जेबरा, जिराफ आदि ऐसे बहुत सारे अनेक जो पशु है उनका चित्रण हमें जो है इन मुगल शैली में देखने को मिला है, और जिसमें इनकी रचना इतनी बारीकी से की गई है कि जिसमें पशु एवं पक्षी की जाति या उपजाति के पहचान करने में हमें कोई भी समस्या नहीं आती है। मतलब ये है कि हम उसको इजीली पहचान सकते हैं कि ये किस पशु का चित्र किया गया है। इसकी नेक्स्ट विशेषता है प्राकृतिक चित्रण, यानी कि मुगल चित्रकारों ने प्राकृतिक का चित्रण बड़े ही मनोहारी ढंग से किया है। दूर दराज पर दर्शित पर्वत श्रृंखलाएं, ऊंची ऊंची चोटियां, पथरीली भूमि एवं घाटियां, पेड़ पौधे, बादल, नदियां एवं तालाबों का बड़े ही सुंदरता से उसमें चित्रण हमें देखने को मिला है, जिसमें प्राय दृष्टि पृष्ठभूमि को स्पाट एवं हल्के गहरे या पीले रंगों से रंगा जाता है। कहने का मतलब है कि जो उस समय का जो चित्रण किया गया है उसमें प्राकृतिक चित्रण हमें अधिक देखने को मिला है। उसमें पीछे के जो बैकग्राउंड होता था उसमें पहाड़ों को, पेड़ पौधों को और बादलों को, नदी झरनों को, तालाबों को बड़े ही अच्छे ढंग से उसमें दिखाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो है प्रकृति चित्रण भी इस शैली की विशेषता रही है। नेक्स्ट विशेषता है आलेखन। मुगल शैली में कार्य केवल हाशियों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसमें फर्श, कालीन, पर्दों, छतों, स्तंभों एवं वस्त्रों आदि में आवश्यकता अनुसार जटिल एवं पेचीदा आलेखनों का प्रयोग किया गया है, और जिसमें फूल पत्तियां, पशु पक्षी, बेल बूटे, मानव आकृतियां एवं कहीं कहीं हमें आखेटों का समावेश भी हमें देखने को मिला है। तो इस तरह से मुगल शैली की चित्रकला में हाशिए के साथ साथ जो है आलेखन या का भी हमें प्रयोग मिला है या चित्रण हमें देखने को मिला है। इसकी जो नेक्स्ट विशेषता है वो है चित्रों का विधान एवं उनकी साज-सज्जा, यानी कि उस समय के जो भी चित्र होते थे उनका निर्माण कैसे होता था, या उनको कैसे उनकी जो है उनका जो है धरातल कैसे तैयार किया जाता था, इस पे हम आगे बात करेंगे।
मुगल चित्र सूती कपड़े, रेशमी कपड़े या कागज पर बनाए गए हैं और ये कागज देशी या हस्त निर्मित होते थे। हस्त निर्मित मतलब ये कागज जो है वो स्वयं इंसान खुद बनाता था। उस समय देशी, रेशमी व दौलताबादी कागजों का भी प्रचलन था। दौलताबादी कागज क्या है कि दौलताबाद एक जगह है जहाँ पे जो है इस तरह का कागज बनाया जाता है। तो इसी तरह से इस कागज को दौलताबादी कागज के नाम से ही जाना जाता है। तो इस तरह के देशी, रेशमी और दौलताबादी कागजों का उस समय प्रचलन था। तुलिका यानी कि ब्रश के निर्माण के लिए उस समय गिलहरी, बकरी या ऊंट के बालों का इस्तेमाल किया जाता था। कागजों को निर्माण करने के लिए सबसे पहले जो है 3 या 4 कागजों को एक साथ जोड़कर एक मोटा सा कागज तैयार किया जाता था, जिस पर गेरू या कथई रंग से बुत बांधकर चित्र की सीमा रेखा तैयार की जाती थी। पहली रेखा जिसे टिपाई कहते हैं और उस पर 2 या 3 बार पारदर्शी सफेद रंग लगा दिया जाता था। फिर उसके ऊपर दोबारा से रेखांकन करते थे और जिसे सच्ची तिपाई कहा जाता था। रेखांकन के पश्चात उसमें मनचाहा स्पाट रंग भर दिया जाता था और इसको समतल करने के लिए 2 या 3 बार लगाया जाता था। मतलब 2 या 3 बार जो है इसकी कोटिंग की जाती थी, ताकि वो उसका जो बेस है, ताकि जो उसका जो धरातल है वो एकदम से समतल बन जाए, और जिसे रंगमैजी कहते हैं। इसके बाद चित्र को चिकनी सतह पर उल्टा रखकर घोटा जाता था। मतलब उसको पीसा जाता था, और जिससे चित्र में ओप यानी कि चमक आ जाती थी, और जहाँ चमक की कमी हो वहाँ पे दोबारा से रंग लगाया जाता था, जिसे गदकारी कहते थे। और अंत में बारीकी रेखांकन किया जाता था, जिसे चित्र की खुलाई कहा जाता था। और इसके बाद चित्रों में छाया या गहराई देकर उसमें रेखांकन करके उसमें रंग भरा जाता था। तो इस प्रकार से मुगल शैली में चित्रण किया जाता था। तो इस प्रकार से इन विशेषताओं के अलावा चित्रण में भवन निर्माण, पुष्प निर्माण, वास्तु एवं आभूषण निर्माण, आकृति में हस्त मुद्राएं एवं उनकी अंग भंगिमाएं और चित्रों के विषय आदि ऐसी मुगल कालीन कला विशेषताएं हैं, जिसके कारण मुगल काल की कला को स्वर्ण युग से भी जाना जाता है, और इसके कारण यह शैली बाकी कला शैलियों से बिल्कुल अलग सी प्रतीत होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। मुगल काल की कला विशेषताओं के ऊपर आज हमने विस्तार से बात की। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। तो आइए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।